नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने इस चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज कंप्यूटर का क्लास 4 है और इसी में देखते हैं क्या खास है। इस सीरीज का ही नाम है सिलेक्शन वाला सीरीज, यानी आपको री स्टार्ट करना होगा क्योंकि जेएसएससी ने बहाली स्टार्ट कर दी है। हो सकता है कभी भी आपका जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हो जाए, तो आप इसीलिए री स्टार्ट कीजिए, उठिए, जागिए और फिर से पढ़िए जब तक कि सिलेक्शन ना हो जाए। चलिए, आज का पहला प्रश्न है आपके सामने ये। अगर किन्हीं को आप या पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस फाउंडेशन को ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है कि द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं, बताइए कितने मुख्य भाग है कंप्यूटर के। तो बताइए इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा। ये है आपका कंप्यूटर के जो है वो मुख्य जो है 6 भाग है। कौन कौन है, चलिए हम बताते हैं कौन कौन इसके मुख्य भाग है। पहला है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका पे एक मुख्य भाग हो गया। इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि, ये सब क्या है, मुख्य है। ये सब नहीं रहेगा तो क्या काम चलेगा, नहीं चलेगा। आउटपुट डिवाइस में जैसे हो गया प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर। जैसे जो फिर है पांचवा है मेमोरी यूनिट, जिसको रैम बोलते हैं हम लोग। और पांचवा है सेकेंडरी स्टोरेज। और छठा है कम्युनिकेशन डिवाइस। ये सब जो है ना कंप्यूटर का मुख्य भाग है, ये याद रखिएगा। चलो, दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। इसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर। तो कौन सा इसमें है जो हार्डवेयर के भाग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो है ना ये हार्डवेयर का भाग नहीं है, ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। बाकी सब ये हार्डवेयर है। चलिए आगे इसके बारे में जानते हैं कि हार्डवेयर जो है वह पार्ट है जिसे हम छू सकते हैं। क्या इसका मतलब क्या है, वह हार्डवेयर उसको बोलिएगा आप कि जो आप छू सकते हैं। जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस वगैरह वगैरह सब छू सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह प्रोग्राम संग्रह होता है जो कंप्यूटर को निर्देश देता है, इसके द्वारा आउटपुट मिलते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, असेंबलर आदि सब क्या है, ये सब सॉफ्टवेयर है, इसको छू सक नहीं सकते। अगला सवाल है कि वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है। इसे पूछा है कि अभी जो वर्तमान में सीपीयू द्वारा जो निष्पादित होता है प्रोग्राम और डेटा कौन स्टोरेज करता है। प्राइमरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, गौण मेमोरी या तृतीयक मेमोरी। तो इसका जो सही आंसर है ये प्राइमरी मेमोरी जो है ना इसको स्टोर करके रखता है। किसको, जो सीपीयू जो निष्पादित करता है प्रोग्राम और डेटा को। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। यह मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। यह सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, यह सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है। इसमें सीमित भंडारण की क्षमता होती है। इसमें क्या होती है, सीमित भंडारण की क्षमता होती है। चलिए अगला सवाल है कि द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड, जो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। बताइए किस नाम से जाना जाता है। तो यह जाना जाता है आपका एनालिटिकल इंजन के नाम से, यह जाना जाता है किसके नाम से, एनालिटिकल इंजन के नाम से। एनालिटिकल जो इंजन है, जो विश्लेषणात्मक इंजन को बोला जाता है, को पहला कंप्यूटर माना जाता है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश आविष्कारक चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था पहला एनालिटिकल इंजन। इसकी डिजाइन में एक एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और बुनियादी प्रोग्रामेटिक व प्रवाह नियंत्रण का प्रयोग किया गया था। इसे पंच कार्ड याद रखिएगा, पंच कार्डों का उपयोग करके प्रोग्राम किया गया था। क्या किसके करके उपयोग करके, पंच कार्डों का। अगला सवाल है कि द स्पीड ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर इज नॉन एज, माइक्रो प्रोसेसर की गति को रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है। ये जो है ना भाई साहब, ये जाना जाता है आपका क्लॉक स्पीड, घड़ी की गति के रूप में यह जाना जाता है, याद रखिएगा। माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों का निष्पादन करता है उसे घड़ी की गति कहा जाता है। क्या कहता है, घड़ी की गति कहा जाता है। क्लॉक स्पीड मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। जो क्लॉक की स्पीड है उसमें किसमें मापी जाती है, क्लॉक स्पीड को मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग comprise द आउटपुट इनपुट डिवाइस। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग comprise द इनपुट डिवाइस। पूछा निम्नलिखित में से किसमें इनपुट डिवाइस शामिल है। इनपुट डिवाइस शामिल कौन सा है, तो यह कौन सा हो जाएगा, बताइए। ये जो है ना सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ये है, ये दो है, ये कीबोर्ड और माउस। माउस जो है ना यह इनपुट डिवाइस, बोथ कीबोर्ड एंड माउस आज इनपुट डिवाइस।
कीबोर्ड और माउस दोनों इनपुट डिवाइस होते हैं जिससे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विच वन वर्क्स एज एन आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस। कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कार्य करता है, बताइए कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों में कार्य करता है। यह जो डिवाइस है ना भाई, यह है मॉडेम जो होता है डिवाइस, इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में काम करता है। मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त नाम है। यह एक हार्डवेयर डिवाइस है जो टेलीफोन लाइन पर सिग्नल को सेंड अथवा रिसीव करने का कार्य करता है। यह अतः यह एक इनपुट तथा आउटपुट दोनों के सिद्धांतों पर कार्य करता है। ठीक है, आप याद रखिएगा इस मॉडेम को। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है। ऐसा पूछा है कि जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा होता है तब उसे कहाँ रखा जाता है। तो कहाँ रखा जाता है, यह रखा जाता है आपका मेन मेमोरी में। यह रखा जाता है कहाँ पे, मेन मेमोरी में रखा जाता है। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डेटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें मेन मेमोरी में रखता है। याद रखिए कहाँ रखता है, मेन मेमोरी में रखता है। मेन मेमोरी के अंतर्गत रैम तथा रोम आदि आते हैं। रैम तथा रोम आदि आते हैं। जब कंप्यूटर पर कार्य हो रहा होता है तो प्रोग्राम तथा डेटा को कंप्यूटर मेन मेमोरी में क्या करता है, लोड करता है तथा उस पर कार्य करता है। जब डाटा को सेव करते हैं तब वह सेकेंडरी मेमोरी के अस्थायी रूप से सेव होता है। पहला तो प्राइमरी, लेकिन उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी के अस्थायी रूप में सेव हो जाता है। अगला सवाल है कि किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं। इसमें बोला है किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या बोलते हैं, डाटा की जो अधिकतम मात्रा है उसको बोलते हैं स्टोरेज क्षमता। उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्टोरेज क्षमता यह बोलते हैं। इसके बारे में जानते हैं। स्टोरेज क्षमता स्टोरेज मीडिया में स्टोर किए जा सकने वाले डेटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं। स्टोरेज क्षमता स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा अधिकतम मात्रा को कहते हैं। स्टोरेज का मतलब होता है कि कंप्यूटर मेमोरी कितना डाटा उसको होस्ट कर। स्टोरेज का मतलब ही होता है ना कि आपके मोबाइल से क्या होता है ना, हमारे 6 GB 128 है, हमारे 64 है, 256 है, ये है फलना, तो उसका है उसको क्षमता उतना स्टोर करने का क्षमता होता है। इसको क्या बोलते हैं, स्टोरेज की क्षमता जो है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जो क्या बोलते हैं उसको जेबी, ये भूल गए हम, फिर भी एक्सा वाइटो बाइट से बोलते हैं शायद। शायद इसका हम भूल गए और आप यहाँ देख लीजिएगा, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो कौन हो जाएगा इसमें। इसमें जो है ना लिब्रे ऑफिस जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। चलिए, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका कोई भी सोर्स कोड नहीं होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड नहीं होता है, ऐसे कोई भी व्यक्ति संशोधित कर उसके विकास में योगदान दे सकता है। उसको विकास करके कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई भी कर सकता है उसके, या स्वयं अपने काम में इसका निःशुल्क उपयोग कर सकता है। अपने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है। प्रमुख ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे कि लाइनेक्स हो गया, मैक हो गया, फायरफॉक्स हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, अपाचे, ये सब क्या है, ये सब ओपन सोर्स है। कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त डीबी क्या है, डीबीएमएस, डीबीएमएस यानी इसका फुल फॉर्म क्या आता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डीबीएमएस को क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए डीबीएमएस होता है उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। किसमें दिख रहा है आपको, ये जो है ना भाई साहब, ये हो जाएगा आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो ऑप्शन डी देख रहे हैं आप, इसका सही आंसर हो जाएगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है और जिसका डेटाबेस मैनेज करने के लिए डीबीएमएस का प्रयोग किया जाता है। डेटाबेस डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का उपयोग कर डिजिटल डेटा को व्यवस्थित करने और उसमें परिवर्तन करने, उसे अपडेट करने और शेयर करने तथा नया डाटा स्टोर करने में किया जाता है। देखिए, अपडेट करने में, शेयर करने तथा नया डाटा को स्टोर करने में किया जाता है। अगला सवाल है कि वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट में मेन पेज को पहचानता है। वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है, तो किससे पहचानता है ये जो है ना भाई साहब, ये है यूआरएल से। आप पहचाना है यूआरएल।
इसके बारे में जानते हैं कि वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरे साइट के मेन पेज को यूआरएल से पहचानते हैं, ठीक है। यूआरएल इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका से जो है किसी संसाधन का पता देने के लिए क्या है, एक स्टैंडर्ड तरीका है या इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता है या उपलब्ध सूचना के प्रोटोकॉल और डोमेन नाम को भी दर्शाता है, जैसे कि एचटीटीपी जो है ना, ये सब क्या है, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग वर्ल्ड वेब पर google.com नामक वेबसाइट पर यह पर कर जा सकते हैं। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडो वाज लॉन्च, विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था। कब किया गया था विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च? यह किया गया था आपका 1985 में, यह इसका पहला संस्करण लॉन्च किया गया था। और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई की एक श्रृंखला है। इसका पहला जो संस्करण हुआ था नवंबर 1985 में एमएस डॉस में जोड़ने के लिए बनाया गया था। अगला सवाल है कि एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। एमएस वर्ड बेसिकली यूज्ड फॉर, इसके लिए यह किया जाता है, यह जो है ना भाई, यह किया जाता है आपका प्रिपेयरिंग द वेरियस डॉक्यूमेंट, विभिन्न प्रलेख तैयार करने में इसका प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसर है। इसका मुख्य कार्य टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट को संचालित करना है। यह एक वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है जिसकी सहायता से साधारण दैनिक पत्र से लेकर डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्तर तक कार्य सुविधा पूर्वक किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए डिफॉल्ट ऑफ स्टॉप इन वर्ड, इसमें पूछा निम्न से कौन सा वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब स्टॉप है, तो कौन सा है, ये जो है ना, ये कौन सा स्टॉप है, ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें जो सही आंसर है ये बाया जो है ना, बाया ये स्टॉप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस वर्ड में डिफॉल्ट रूप में बाया टैब जो है सेट रहता है, हालांकि इसे बदला भी जा सकता है, जिसके लिए होम टैब पर क्लिक कीजिएगा ना, आप एक होम पर क्लिक करके देखिएगा और फिर पैराग्राफ समूह के डायलॉग लॉन्चर में क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एक्सेल वेयर इज द कैंसल बटन लोकेटेड, एक्सेल में कैंसल बटन कहाँ स्थित होता है बताइए। एक्सेल में जो है ना कैंसल बटन ही स्थित होता है आपका यहाँ पे, कहाँ पे ये होता है, फॉर्मूला बार में जो है ना, ये स्टॉप कैंसिल करने का बटन होता है। देखिए नीचे कोने के नेम बॉक्स के बगल में कैंसल एक्स का बटन होता है। इस बार में एक्सेल फॉर्मूला को लिखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉन इंटरेक्टिव, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है, याद रखिएगा। बैच प्रोसेस सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जो सीधे कंप्यूटर के इंटरेक्ट नहीं करता या एक ऑपरेटर है जो समान आवश्यकता वाले समान कार्य लेता है, उन्हें बैचों में समूहित करता है। अगला पाइथन है। पाइथन क्या है बताइए। पाइथन जो है ना भाई साहब, आप देखिएगा पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। अब कोड जो सीखता है वो एप्लीकेशन बनता है, जो क्या है एक प्रोग्रामिंग भाषा है, याद रखिएगा। पाइथन सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा या व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसे गिडो वॉन रोस्म द्वारा बनाया गया था। गिडो वेन रोसम द्वारा बनाया गया था, गिडो वेन रोसम द्वारा बनाया गया था। अगला सवाल है कि नेटवर्क लेयर पर संचालित उपकरण को कहते हैं, जैसे नेटवर्क लेयर पर जो संचालित उपकरण होता है उसको क्या बोलते हैं, ए डिवाइस ऑपरेटिंग एट नेटवर्क लेयर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड बोलते हैं राउटर। राउटर देखिएगा उस पर उपकरण लगा, इसके नेटवर्क लेयर पर संचालित करने के लिए उपकरण लगाता है राउटर। हाँ ये चीज वहां पर लिखा हुआ है। तकनीक एनालॉग नेटवर्क को डेटा पैकेट को भेजता है। राउटर हमेशा दो नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है, याद रखिए राउटर जो है ना दो नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन सही तरीका से करता है, बोला है कि निम्न में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन सही तरीके से करता है, तो सही तरीके से करता है मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों में जो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वह सही तरीका से वर्णन करता है, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों में। विकास सिस्टम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच एक माध्यम का काम करता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टीटास्किंग एवं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे कि एक से अधिक कार्य एक वक्त में करना, मतलब एक से अधिक कार्य को एक वक्त में करना।
अगला सवाल है कि फॉर एस्टेब्लिशिंग ए सिक्योर प्राइवेट कनेक्शन अक्रॉस ए पब्लिक नेटवर्क सच एज इंटरनेट और जो मैं यूज जैसे इंटरनेट जैसे सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित निजी कनेक्शन स्थापित करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं किसका? अगर आप इंटरनेट जैसे सार्वजनिक नेटवर्क को सुरक्षित निजी कनेक्शन स्थापित करने के लिए आप वीपीएन का उपयोग कर सकते हैं। वीपीएन वीपीएन का आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इसका नाम फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। जो वीपीएन आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के समय सुरक्षा प्रदान करता है। यह सार्वजनिक नेटवर्क पर सुरक्षित कनेक्शन स्थापित करने में यह मदद करता है, मतलब यह सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगला है कि निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेब ब्राउज़र, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो जो है ना आपको दिख रहा है ये वेब ब्राउज़र नहीं है, तो हो जाएगा कौन-सा? ये जो है आपका एक्सएमएल, ये जो वेब ब्राउज़र नहीं, बाकी नेटस्केप नेविगेटर ये है, नेट सर्फ ये है, लेकिन ओपेरा ओपेरा भी है, लेकिन एक्सएमएल जो है ना ये वेब ब्राउज़र नहीं है। ये एक्सएमएल एक सामान्य उपयोग की मार्कअप भाषा है। क्या है? मार्कअप भाषा है। जबकि नेट एस्केप नेविगेटर, नेट सर्फ, ओपेरा तीनों क्या है? एक वेब ब्राउज़र है। चलिए, और कैसा लगा क्लास आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अच्छा लगा हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ से भी साझा करके उससे आप सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है। आप चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए।